The cell. Cytoplasm. Mitochondria. Vacuoles. Golgi apparatus. Nucleus. The have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. अपने शरीर के अंदर एक टूर कर रहे हो और हमें सबसे दूर की किसी जगह तक पहुंचना हो तो जरा सोचिए कहां पहुंचेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। चलो आ जाओ सेल में। तो इस समय मैं इंसान के शरीर के अंदर हूँ और सेल को ढूंढने के लिए मुझे अभी और अंदर जाना है। मैं अभी ऑर्गन से होते हुए निकल रहा हूँ, टिश्यू से, और लगता है मैं लगभग पहुंच गया। यस, मैं जा रहा हूँ। तो ये है सेल। देखो, ये बात हमेशा याद रखना। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। सारे लिविंग बीइंग्स शुरू होते हैं सिंगल सेल से। तुम्हारी शुरुआत भी यहीं से हुई मेरे दोस्त। और एक सेल कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेल की बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो होती है स्किन जैसी। ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और नुकसान पहुंचाने वालों को बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल का पावर हाउस, क्योंकि ये सेल के लिए सारी जरूरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब इंसान का शरीर भोजन कंज्यूम करता है तो भोजन का डाइजेस्टेड हिस्सा ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करके उस सेल के लिए एनर्जी बनाता है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बनाते हैं प्रोटीन्स, जो शरीर को होने वाले नुकसान को रिपेयर करते हैं। न्यूक्लियस यानी ये है हमारे सेल का ब्रेन। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाएं तो हमें मिलेंगे क्रोमोसोम्स, जो इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं ब्रेन।
मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस। साइटोप्लाज्म ये वो जगह है जहां सेल के सारे कंपोनेंट्स करते हैं आराम। मेरा मतलब है कि सेल के बाकी हिस्से में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जहां सेल के दूसरे कंपोनेंट्स तैरते रहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर पानी में होता है। लाइसोसोम्स, हमारे पास ट्रैश कैन्स होते हैं, सेल्स के पास होते हैं लाइसोसोम्स, जो कि बेकार के मटेरियल और दूसरी गैर जरूरी चीजों से छुटकारा दिलाते हैं। ट्रिविया टाइम। सबसे पहले सेल की खोज एक साइंटिस्ट ने की जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इंसानों में ह्यूमन सेल्स से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जरा सोचो तो दोस्तों, जब तक मैं इस इंसानी शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करूं, आप मुझे बताइए कि सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं। तो मैं चला बाहर की ओर। प्यारे दोस्तों, ज़ूमिंग आउट। देखो क्या बात है। ओ किटी, एक मॉडल है, वो भी डीएनए का। और वो क्या होता है, चलो आज के एपिसोड में इसी के बारे में जानते हैं। ज़ूम इन। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। दोस्तों, एटम्स का एक ग्रुप एक डबल हेलिक्स के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक खूबसूरत लैडर की तरह है, जिसे कई बार टर्न और ट्विस्ट करके एक स्पाइरल बनाया गया है। ये जेनेटिक कोड ही किसी जीवित वस्तु की सारी विशेषताओं को डिटरमाइन करता है। असल में आप डीएनए ही हैं, वो जो आपको आपकी तरह बनाता है। और मैं भी ना बार सॉरी। हमारा निर्माण करीब 3 बिलियन सेल्स से हुआ है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और हर सेल का अपना काम है। सेल्स के कुछ बंच हमारी बोन्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ब्रेन, और कुछ बनाते हैं स्किन, और सब एक साथ मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडीज। लेकिन हर सेल को कैसे पता चलता है कि उसे क्या करना है? यही तो डीएनए अपनी भूमिका निभाता है, और एक बॉस की तरह हर सेल को उसका काम बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपके शरीर का ब्लूप्रिंट है। लेकिन जरूरी सवाल है कि आखिर कैसे एटम्स के ये बंच किस तरह दुनिया के सभी सजीव जीवों के ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, जैसे कीड़ों से लेकर बिल्लियों तक और इंसानों से लेकर पेड़ों तक भी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें होना होगा छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ताकि हम सेल के अंदर जाकर अपने पहले अमीनो एसिड के बारे में जान सकें। अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर एक जरूरी रसायन होता है, और इसे अक्सर जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इनके 20 अलग अलग आकार और प्रकार होते हैं। प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारा शरीर इन अमीनो एसिड्स को खास तरीकों से जोड़ता है। अब ये नए बने प्रोटीन्स सेल्स बनाने के लिए दूसरे रसायनों के साथ मिल जाते हैं। फिर ये सेल्स उन टिश्यूज को बनाते हैं जिनसे हमारी मसल्स और ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सब एक साथ मिलकर बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप और आपके बिस्तर के नीचे का बग। ये प्रोटीन्स जिनसे आप बने हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी करीब मिलियंस, और हर एक को सही तरह से काम करने के लिए परफेक्ट आकार में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इम्परफेक्ट शेप्स सही तरह से काम नहीं करती हैं। इसी वजह से बॉस डीएनए आगे बढ़ते हैं और हालात को कंट्रोल करते हैं, और अमीनो एसिड को प्रोटीन की परफेक्ट शेप बनाने के लिए कहते हैं, ताकि सेल्स से लेकर ऑर्गन्स तक और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक सब कुछ ठीक से बन सके। चलो अब जरा डीएनए के मॉडल को करीब से देखा जाए। जैसा आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के रसायनों से बना हुआ है, जिन्हें अलग रंगों और अल्फाबेट्स में दिखाया गया है। ये अक्षर वो जेनेटिक कोड्स हैं जो पूरे डीएनए थ्रेड में हर जगह मौजूद होते हैं, जो कि बहुत लंबा होता है।
और सेल के न्यूक्लियस के अंदर कॉइल्ड रहता है। लेकिन अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलने के लिए डीएनए को अमीनो एसिड से इंटरैक्ट करना होता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर रहता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए सेल्स डीएनए सीक्वेंस की एक कॉपी आरएनए में बनाते हैं। ये आरएनए काफी कुछ डीएनए की तरह दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी होती है। ये ज्यादा छोटे हैं और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के छेद से बड़ी आसानी से सेल के अंदर पहुंच सकते हैं। एक और पार्टिकल पहुंच सकता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो है प्रोटीन बनाने की मशीन। वो आरएनए कोड के 3 लेटर्स को एक बार में पढ़ते हैं और अपने आसपास के अमीनो एसिड को अब्सॉर्ब करते हैं। और दोस्तों, करेक्टली कोडेड प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें चेन में आरएनए कोड के मुताबिक जोड़ देते हैं। इसके बाद ये प्रोटीन्स आपके शरीर के अंदर जाकर कमाल का काम करते हैं, जैसे कि नए सेल्स बनाना। तो डीएनए क्या है? आसान शब्दों में डीएनए एक मोलेक्युलर ब्लूप्रिंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो आरएनए बनाता है और जो बदले में प्रोटीन बनाता है, और साथ ही वो इस जादुई चीज को बनाते हैं जिसे कहते हैं जीवन। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि हर एक इंसान अपने डीएनए का 99% हिस्सा हर दूसरे इंसान के साथ साझा करता है? इतना ही नहीं, बल्कि आपका 98% डीएनए एक जैसा होता है, वो भी चिंपैंजी के डीएनए से। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आप कूदते रहते हैं। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स। एनिमल या प्लांट में स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होती है। हमारे शरीर की बेसिक यूनिट सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सेल का फंक्शन हमारे शरीर में शरीर को स्ट्रक्चर देना है, शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेकर उनसे एनर्जी को बनाना है, और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है जहाँ शरीर को जैसी जरूरत हो। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल 2 प्रकार की होती है। एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो जो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वही यूकैरियोटिक सेल वो जो हम मनुष्यों में, जीव जंतुओं में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है, जो हम मनुष्यों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल, उसकी संरचना कैसी होती है। आगे की वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल कैसे बनी हुई होती है और हर एक सेल के ऑर्गेनल्स का काम क्या क्या होता है। आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी सेल कैसे बनी हुई होती है। देखिए, कोई भी सेल हो, किसी प्लांट की सेल हो या किसी भी एनिमल की हो, या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, 3 चीज हर सेल में कॉमन होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल का साइटोप्लाज्म, और तीसरा सेल के अंदर डीएनए मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल। देखिए, हम मनुष्यों के सेल में जो सबसे बाहरी परत है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड की लेयर से। सेल मेम्ब्रेन के इसी बाउंड्री के अंदर सेल के अंदर की ओर एक जेल लाइक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में इसी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस ही तय करता है कि सेल को कब और क्या करना है। देखिए, इसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए क्रोमैटिन नाम के स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जो कि डीएनए का ही एक उलझा हुआ रूप होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम का निर्माण करता है। इसका संबंध भी डीएनए से ही होता है। राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। होता यह है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, या फिर न्यूक्लियस से सटी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड जैसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। प्रोटीन और लिपिड जैसे मॉलिक्यूल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं और वेसिकल्स के रूप में निकलने के बाद ये प्रोटीन वगैरह सीधे गोल्जी एपेरेटस या फिर इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जहां पर इन प्रोटीन को इस स्वरूप में बना दिया जाता है कि सेल इन्हें यूज कर सके यूजेबल फॉर्म में, या फिर उनके ऊपर किसी अलग तरीके के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इसी गोल्जी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जैसे मॉलिक्यूल, जैसा जरूरत हो बॉडी को वैसा। ठीक इन्हीं संरचनाओं की तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जो सेल के अंदर किसी भी डिब्री यानी वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाता है, उन्हें डिकम्पोज करता है। एक है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है, जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो आप सिलेंड्रिकल शेप में संरचना देख रहे हैं, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल के विभाजन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल के अंदर जहाँ पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो है प्रोटीएसोम्स, जो कि अनयूज प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक उसी तरह ये है पेरोक्सीसोम्स, जो कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो सेल के अंदर बने हुए टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और इस सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स सही से अपनी जगह पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन नाम की संरचना होती है, जो कि प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, एक मजबूत ढांचा बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है। ठीक उसी तरह देखिए ये वीडियो इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में। आगे हम सेल को ढंग से जानेंगे, एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मान लीजिए बिल्डिंग, देखिए आप एक बिल्डिंग को हमारा शरीर मान लीजिए। मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर जो भी कमरे हैं वो शरीर के ऑर्गन है। कमरे के अंदर जो दीवार है उसे आप टिश्यू मान लीजिए, और दीवार में लगी जो ईंट है उसे आप शरीर की सेल मान लीजिए। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा का पूरा हमारा शरीर बन जाता है। आज का ये वीडियो है कि सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है टिश्यू बनाते हैं, पर ये काम कैसे करता है, कितने प्रकार का होता है, और इसमें क्या होता है। जैसे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का मसाला लगता है, ठीक उसी तरह सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में जो गैप रहता है उसको भरने के लिए क्या होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा प्रकार के सेल्स होती हैं। जब कोई एक प्रकार की सेल आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी संरचना बना लेती है तो उसे टिश्यू कहा जाता है। जैसे जब न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा नर्व बना लेंगे तो उसे नर्वस टिश्यू कहा जाएगा। एक टिश्यू के अंदर सेल्स के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो टिश्यू को स्ट्रक्चर और फर्मनेस देगी। चलिए टिश्यू के पूरे कंपोनेंट को समझते हैं। देखिए जब एक टिश्यू में जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उस सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रह जाता है, जिसे इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ये जो इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, जो कि इसे वाटरी जेल लाइक बनाते हैं। देखिए एक टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है स्टेशनरी या माइग्रेटरी सेल्स, दूसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस, और तीसरा होता है ये प्रोटीन के फाइबर्स। अब देखिए एक टिश्यू में या तो सेम टाइप की सेल्स भी हो सकती हैं या मल्टीपल टाइप की सेल्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदरूनी दीवार पर मौजूद एंडोथेलियल टिश्यू में कई सारी सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि कई तरीके की चीजों को सीक्रेट करती हैं या अब्सॉर्ब करती हैं। इसीलिए मल्टीपल टाइप की सेल वाली टिश्यू भी होती है और सेम सेल वाली टिश्यू भी होती हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है एक टिश्यू के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का, वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ये एक जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस है जो कि टिश्यू को स्ट्रक्चर देता है, उन्हें फर्म बनाता है, और संग ही संग इससे ही सेल न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये वाटर स्टोरेज का काम भी करता है टिश्यू के अंदर। ये ग्राउंड सब्सटेंस भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस शुगर का मॉलिक्यूल होता है, पॉलीसैकेराइड का। ये टिश्यू में सेल एडिशन और वुंड हीलिंग में काम करता है। प्रोटियोग्लाइकेंस एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस से जुड़ा रहता है। ये टिश्यू में हाइड्रेशन मेंटेन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि लिंकर प्रोटीन की तरह होता है ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस को जोड़ने के लिए। तीसरा कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में होता है वो होता है प्रोटीन के फाइबर्स, जैसे कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर के फाइबर। इन्हें फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक स्पेसिफिक सेल रिलीज
करता है। ये स्टेबिलिटी, सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं एक टिश्यू को। टिश्यू भी हमारे शरीर में 4 प्रकार की हो सकती है, यानी इनका क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे शरीर में 2 ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, जैसे बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का, बोन्स टू मसल को और ऑर्गन टू बोन्स को, या मसल से किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज जैसी चीजें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल जैसी चीजें भी इसमें होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट इसमें फाइब्रस प्रोटीन को रिलीज करता है, जैसे कोलेजन, इलास्टिन जैसी चीजों को, और ग्राउंड सब्सटेंसेस को भी रिलीज करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू। वो हमारे शरीर के जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर की लाइनिंग या जिन ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग होती है उसमें यही एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रोल प्ले करता है। हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जनरली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जो कि बाकी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज कर सकता है। तीसरा टिश्यू जो होता है वो मसल टिश्यू होता है। मसल टिश्यू में मुख्यतः मायोसाइट्स होती हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तीनों पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा। मसल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बाकी के टिश्यू से जुड़ा रहता है। जाहिर सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंटेंट भी आता है। चौथे प्रकार का जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, जिसमें मुख्यतः न्यूरॉन और ग्लियल सेल होती है। ये हमारे ब्रेन और नर्व की मुख्य टिश्यू है, जो कि इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करती है। इसमें रिलीज होने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मुख्यतः न्यूरॉन और एस्ट्रोसाइट द्वारा रिलीज किया जाता है। मैंने इन पर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर चाहे तो नर्वस टिश्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टिश्यू को मैं जितना संभव हो सका है मुझसे उतना साधारण भाषा में मैं आपको समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर ऐसा है तो आप और तो हेलो गाइस, लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर ये आपका 8 हो गया, यूनिट 3 का है सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमने स्टार्टिंग में सारा देख लिया, बेसिक डिफिनेशन सेल क्या होता है। तो उसमें क्या बताया गया था, सेल जो होता है सबसे छोटा यूनिट है जिससे हम लोग मिलके बने होते हैं। सेल का काम क्या होता है, सेल के द्वारा जो होता है, सेल आगे जाके बहुत से ऑर्गन्स बनाते हैं। मान लो क्या है, देखो सेल जो होता है, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना, जिससे मिलके कोई भी लिविंग बॉडी बना होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से, ठीक है ना। ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग इस तरह कहते हैं। जैसे कि मान लो पहले जो होता है वो होता है सेल, ठीक है ना। सेल से बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ओके, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, ओके, ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम, ओके। इसको ध्यान रखना, ओके, गुड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है इसमें कि सेल को ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या क्या रहा है तो ध्यान समझेंगे यहाँ पे, ओके, एक करके। इसमें आपको कहना चाह रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर नंबर 8 यूनिट है, चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है सेल द यूनिट 9। फिर हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। अब सर देखते हैं ये है क्या, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहली बात ये है सेल क्या होता है। सेल तो हम जानते हैं, देखो सेल मतलब ही सेल ही हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जस्ट बिकॉज सेल जो होता है, सेल के ही मिलने से हम लोग का जो निर्माण हुआ है। किसी भी जीव का जो कोशिका, मतलब कोई भी जो जीव होता है धरती पर, जितने भी जो जीव है वो सब जीव कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिल के बने हुए हैं। ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसके अंदर कोशिका ना पाया जाए। और वैसा कोई जीव है जिसके अंदर कुछ ये कोशिका नहीं पाया जाता है तो उसे हम लोग ए सेलुलर कहते हैं। जैसे आपका हो गया वायरस, ओके। अब इसी में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान समझना। इसमें कहना चाह रहा है आपको बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर लाइफ फॉर्म्स एंड द अपीयरेंस ओनली ब्राउट आउट देयर डाइवर्सिटी। मतलब कहना चाह रहा है कि बायोलॉजी जो है आपका
वो एक बायोलॉजी जो है एक ऐसा स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोलॉजी जो है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा स्टडी है जिसके अंदर काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, ठीक है ना। जीव मतलब किसी भी डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब लिविंग बॉडी के बारे में, ठीक है। लिविंग बॉडी का डाइवर्सिटी होता है ना, उसका विविधता होता है, बहुत सारा उसका नॉलेज होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। एंड बोल रहा है इट इज़ सेल थ्योरी that emphasize the unity underlying this diversity forms and that is cellular organization of all life forms। मतलब बोल रहा है इसी में क्या हुआ है कि सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है और उसके डाइवर्सिटी के बारे में, और सेल से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनता है उसके बारे में भी। मतलब सेलुलर लेवल मतलब क्या होता है, वो सेल से बना है या टिश्यू से बना है या ऑर्गन से बना है, यही सेलुलर लेवल कहलाता है, ठीक है। मतलब सेल्स कि किस सीक्वेंस से वो बना है, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर एंड द सेल ग्रोथ बाय द डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर्स कंप्राइजिंग फेनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड द बिहेवियर प्रोसेस। मतलब होता क्या है, इसके अंदर जो चैप्टर ये सेल थ्योरी जो है वो क्रिएट किया गया है मिस्ट्री जानने के लिए और फिनोमेना जानने के लिए, फिजिकल एंड द बिहेवियरल लाइफ प्रोसेस। मतलब कि लाइफ में जो होता है, लाइफ से संबंधित जो जो फिजिकल और द बिहेवियरल मतलब लाइफ में क्या जो भी हो रहे होते हैं उनके बारे में जानना, उनमें कौन से घटने और उनके बारे में जानना भी एक मिस्ट्री है जिसको हम लोग इसके अंदर जानेंगे। In the study and the understanding the physical and one can investigate, and this approach enable us to describe the various processes, tissues for elements and compound. It will tell us what type of organic compound and are present in living. In next stage one can ask the question, what are these compounds doing inside the cell, and in what way they carry out gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. In other words, we answer the question, what is the molecular basis of all physiological process. It can also explain the abnormal process that occur during the disease condition. This physico and chemical approach to the study and the concept and the technique of physics and the chemistry are applied to the understand biology in chapter 9th, and in this chapter 9 of this unit a brief description of the biomolecules is provided, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहिए समझ में आपको, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो बायोलॉजी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे मतलब उसके डाइवर्सिटी को देखेंगे और इसके अंदर सेल थ्योरी के बारे में कहा गया है और बताया गया उसका सेलुलर लेवल कैसा है और बताया गया है कि सेल कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें क्या क्या मिस्ट्री है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, और उसके अंदर कौन कौन से समझ रहे हो, उसमें उसके बहुत सारे मिस्ट्री को जानेंगे और उसमें बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में एक एक करके हम लोग आगे जानते जाएंगे, ओके। ओके और इसमें हम लोग जानेंगे कि उस जीव के अंदर मतलब कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो सेल होते हैं, सेल के ही दौरान हम लोग हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, हमारा मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, ये सब जो होता है अंडर द सेल होता है, जो जिसे हम लोग एक बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एबनॉर्मल कंडीशंस भी होते हैं जो कि एक फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या होता है इसमें क्या होता है हम जीवों को समझते हैं या इस साइंस को हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज़ करके चैप्टर 9 को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे बायोमोलिकुल्स में। बायोमोलिकुल्स हमारे बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना हम लोग मेडिसिन के बारे में जान नहीं पाएंगे, और बायोमोलिकुल्स चीज़ होता है हमें अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगा रियल लाइफ को लेते हुए, ओके। इस साइंटिस्ट को घूर के देख लो, काफ़ी स्मार्ट है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है ना। यही वो साइंटिस्ट है
GN रामचंद्रन, जिस 1922 से लेकर 201 तक जिंदा रहा था।